माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और आज उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देखने वाले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का एक लेक्चर अपलोड किया है। कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस कट है वो मैं नहीं ले रही इस साल, बट ये पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद में उसके भी टॉपिक्स अपलोड करने वाली हूँ। धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स देखेंगे 11 के डिटेल में, बट अभी फिलहाल हम सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करते हैं। सभी टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए और जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स मैं पहले लेने वाली हूँ। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का थर्मल एक्सपांशन हमने देखा है। आज हम लोग देखने वाले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि लेक्चर नंबर 2 में आएगा। अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, लेक्चर बहुत फास्ट हो रहा है, जो कुछ भी फीडबैक होगा आप लोग ज़रूर बताइए, मैं उसमें चेंजेस करने की कोशिश करूँगी, बट फीडबैक ज़रूर दीजिए। लेक्चर्स आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है? देखो, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक मतलब मान लो हमने एक बीकर में 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया। कितना? मान लो मैंने कितना वाटर लिया, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम लेते हैं, ठीक है। मान लो 1 किलोग्राम सब्सटेंस लिया हमने इस बीकर में, एंड इस सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें कितना इंक्रीज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस से हमें इंक्रीज करना है। 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है। तो उसको जो हीट हम लोग अप्लाई करेंगे, अभी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, उसको हीट अप्लाई करो। तो उसको जो हीट अप्लाई हम करेंगे, उसका टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस होगा तब उसकी हीट कितनी होगी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको लगी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसका मास भी 1 kg है, 1 kg और 1 ग्राम भी बोलते हैं इसको। उसका मास 1 kg है और 1 ग्राम है। उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है और उसको जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसके लिए, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चाहे इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, लेकिन चेंज करना हो, तो उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर इवॉल्व करेगा। मतलब मान लो इसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से कम भी करना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस से कम करना हो या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो, कुछ भी हो, अगर उसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस से कम करना है तो हीट इवॉल्व करेगा, मतलब हीट बाहर डालेगा, राइट ना। सो अगर उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की या कितनी हीट इवॉल्व की टू इंक्रीज और टू चेंज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, टू चेंज बोलो, इंक्रीज मत, इंक्रीज या डिक्रीज, टू चेंज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसका फॉर्मूला स्टडी करते हैं, उससे आपको और ज्यादा डेफिनेशन क्लियर होगी। फॉर्मूला देखो क्या आएगा। अब इसकी जो अमाउंट ऑफ हीट है वो 2 चीजें पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहली बात तो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। Q जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर। ओके, अगर मैं मास बढ़ा दूं तो हीट भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, मास इंक्रीज करूं तो हीट इंक्रीज करनी पड़ेगी, मास डिक्रीज करूं तो हीट डिक्रीज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? मास के ऊपर कैसे डिपेंड है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मास। यहाँ पे सिर्फ Q मत लिखो, डेल्टा Q लिखो, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। तो चेंज के लिए हम यहाँ पे पूरे चैप्टर में डेल्टा यूज करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, राइट। हम कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। अगर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा है तो मान लो अमाउंट ऑफ हीट भी ज्यादा है, चेंज इन टेम्परेचर कम है तो अमाउंट ऑफ हीट, मतलब 10 डिग्री से डायरेक्टली 20 पे गया, ओके, तो यहाँ इसका मतलब उसकी हीट उतनी बढ़ गई। मान लो 10 से वो 5 पे गया तो उतनी हीट कम हो गई। मतलब ये क्या है? ये डिफरेंस जितना बड़ा उतनी हीट ज्यादा, ऐसे उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा Q जो है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो कंबाइन हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा Q इज इक्वल टू, हम लोग एक कांस्टेंट लेंगे, जैसे हमारा रूल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल दिया, एक कांस्टेंट पुट किया, जो कांस्टेंट उनको एक्सपेरिमेंटली मिला उसको कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हम लोग डिनोट करेंगे S से। किससे डिनोट करेंगे? S से। तो देखो अब ये S का फॉर्मूला क्या बनेगा?
इस एस को क्या कहा जाता है, पहले ये सुन लो। एस को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसलिए मैंने बोला पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले के ऊपर से आपको डेफिनेशन बराबर याद रहेगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा और उससे मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगी। तो एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये डेल्टा क्यू आपको एज इट इज रखना है। ये जो मल्टीप्लीकेशन की टर्म है इसको इधर शिफ्ट किया तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, मतलब एम इंटू डेल्टा टी बनेगा। तो ये बन गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। अब इसको आपको डिफाइन करना है। मैंने आपको क्या बोला है, नीचे जो रहती है टर्म्स उनको हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट। पर यूनिट, तो यहाँ पर यूनिट मास है, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है, गिवन आउट या इवॉल्व भी कर सकता है। पर यूनिट मास एब्जॉर्ब और गिवन आउट बाय द सब्सटेंस to change its temperature by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin. Amount of heat per unit mass absorbed or given out by the system to change its temperature by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं टू पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर का मीनिंग भी वही होता है, 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री केल्विन। तो देखो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई, अब आपको इसको लिखना भी है। तो इससे पहले ऐसा यूनिट देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसका डेफिनेशन प्रॉपर फॉर्मेट में बताती हूँ। ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका, देखो फॉर्मूले के ऊपर से तुरंत ऐसा यूनिट देख लेते हैं। डेल्टा क्यू का ऐसा यूनिट होता है जूल पर, यहाँ के किलोग्राम आएगा या डिग्री सेल्सियस आएगा, और बोल सकते हैं जूल पर केजी डिग्री केल्विन आएगा। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या आएगा इसका, देखो सीजीएस यूनिट जूल, जूल की जगह पे हम सीजीएस की जगह पे अर्ग लिखते हैं, किलोग्राम का ग्राम लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस लिखेंगे और अर्ग पर ग्राम डिग्री केल्विन लिखेंगे। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट हो गया, ये ऐसा यूनिट हो गया, ये उसका फॉर्मूला, ये उसका ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या आएगी। तो देखो डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब और गिवन आउट बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और फॉर्मूले के ऊपर से आप लिख सकते हो, देखो मैंने आपको बोला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एस इज इक्वल टू ना, एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम इंटू डेल्टा टी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट, इजी डेफिनेशन बताती हूँ, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और गिवन आउट, एब्जॉर्ब और गिवन आउट, ओके, पर यूनिट मास एंड पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर बोलो, ताकि डिग्री सेल्सियस लिखने की जरूरत ही नहीं। पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, ऐसे आप लोग इसको डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला लर्न कर लो, उसके ऊपर से इजीली डेफिनेशन आएगी। देखो मैं आपको कुछ वैल्यूज बताती हूँ, जैसे कि एस ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, हम लोग बहुत बार ये वैल्यू यूज भी कर चुके हैं, इसके पहले भी शायद आपने 9th-10th में यूज किया होगा। 4.2 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। एंड ये जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, एस इज डिपेंड्स ऑन, ये जनरली डिपेंड करता है वीकली डिपेंड्स ऑन वीकली डिपेंड ऑन टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर वेरी लो टेम्परेचर। ओके, तो ये है स्पेसिफिक हीट के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो सभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं 1 बाय 1। तो बच्चों अभी जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया उसके ऊपर से हमारा हीट इक्वेशन क्या बनेगा, देखो एस का फॉर्मूला हमने क्या देखा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्या होता है,
m इंटू डेल्टा टी होता है। तो मुझे डेल्टा क्यू चाहिए हीट का इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, s इंटू एम इंटू डेल्टा टी बनेगा। ये दोनों टर्म्स यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड शिफ्ट किए तो वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मतलब हीट इक्वेशन क्या बनेगा, हीट रिसीव्ड, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा क्यू मतलब हीट रिसीव्ड या फिर एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब और गिवन आउट। एक तो बाहर डालो नहीं तो उसको एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इज इक्वल टू एस क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू एम क्या है, मास, इनटू टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या बनेगा अपना हीट का इक्वेशन बनेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो ये इक्वेशन आप लोग याद रखोगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू S इंटू एम इंटू T2 माइनस T1, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। चेंज को हम लोग हमेशा डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू S इंटू एम इंटू T2 माइनस T1, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन एप्लीकेबल, जो कैलोरीमीटर का नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने उसको ऐसे यूज किया है, इसलिए मैं ये इक्वेशन भी बता रही, ये भी लिख के रखो, दोनों इक्वेशन याद रखो। डेल्टा का मीनिंग ही वही होता है, चेंज। उसके बाद है मोलार स्पेसिफिक हीट। देखो अभी मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, पर यूनिट मास, राइट ना, मतलब S इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, डेल्टा क्यू पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे पर यूनिट मास लिया था, बट सब्सटेंस को हम लोग मोल में भी डिफाइन करते हैं, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा क्यू पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब मोल को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू। अगर सब्सटेंस का मास आप मोल में दिखा रहे तो हम उसको म्यू में दिखाएंगे, अगर सब्सटेंस का मास आप एम से दिखा रहे तो उसको मास ग्राम में दिखा रहे, किलोग्राम में दिखा रहे तो हम उसको एम से दिखाएंगे। तो अगर आप म्यू लिखते हो मतलब मोल लिखते हो तो आपकी स्पेसिफिक हीट कौन सी होती है, मोलार स्पेसिफिक हीट। मतलब C इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये मैं यहाँ पे नहीं लिखती, C इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाई म्यू इंटू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, 1 निकाल दो, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम इंटू डेल्टा टी, ये होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और 1 डेल्टा क्यू डिवाइड बाई म्यू इंटू डेल्टा टी, ये होगी मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी सेम है, बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ, किलोग्राम के बजाय हमने मोल में सब्सटेंस लिया, तो इसका एसआई यूनिट भी चेंज होगा। फिर एसआई यूनिट ऑफ सी क्या बनेगा, सी इज इक्वल टू जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस और जूल पर मोल डिग्री केल्विन, ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ये किलोग्राम लिख रहे थे ना हम लोग, तो उसकी जगह पे मोल आएगा, इसकी जगह पे भी मोल आएगा, ये होगा इसका एसआई यूनिट। तो बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव रीजन वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। हम ऑटोमोबाइल में हमेशा वाटर डालते हैं ना, तो एज अ ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स एज अ कूलेंट हम लोग उसको यूज करते हैं वाटर को, तो ऐसा क्यों। तो देखो जो सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनको हीट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। जिनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा, उनको हीट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब एस इंक्रीजेस, एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब एस है, वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सब्सटेंस। और अगर इसके एस ज़्यादा है, इसका मतलब इसको बहुत ज़्यादा हीट लगेगी। तो अगर ऑटोमोबाइल का इंजन गर्म होता है तो वो पूरी गर्मी जो है, वो पूरी हीट वाटर क्या करता है, खुद को गर्म करने में लगा देता है, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट बढ़ाने में लगा देता है। जितनी भी एनर्जी वो इंजन से बाहर निकलेगी, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी वो एक्वायर्ड करेगा उतना ज़्यादा इंजन कोल्ड रहेगा। इसीलिए अगर कोई दूसरा सब्सटेंस होगा तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा और उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बची हुई हीट जो है इंजन की, वो वाटर के लिए, उस सब्सटेंस के लिए यूटिलाइज ही नहीं होगी, मतलब उस हीट एनर्जी की वजह से
इंजन खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितनी हीट, जो सब्सटेंस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा खुद को गर्म करने के लिए, खुद की स्पेसिफिक हीट बढ़ाने के लिए, उस सब्सटेंस का ही हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस कौन सा है? वाटर। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो उसको हीट ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एज अ कूलेंट। ओके, ये उसका रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट है टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस में, गैस को, क्योंकि देखो जैसे हम लोग हीट चेंज करेंगे किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर एंड वॉल्यूम भी क्या होगा? चेंज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसके दो पार्ट्स किए जाते हैं। पहला पार्ट होता है स्पेसिफिक हीट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेसिफिक हीट, और इसको 12th में बहुत यूज किया है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरा पार्ट है उसको हम डिनोट करते हैं, 1 मिनट है, इसको पहले लिख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब SP एंड SV, ऐसे इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन भी हम लोग देखते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? देखो, जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। उसका प्रेशर कांस्टेंट रख के उसको हीट दो कांस्टेंट। और सेम SV मतलब क्या कि Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करो टेम्परेचर चेंज करने के लिए बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। ऐसे दो टाइप्स की हीट होती है, एक बार टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखो, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, एंड देन टेम्परेचर के हिसाब से उसकी अमाउंट ऑफ हीट चेंज करो। प्रेशर कांस्टेंट रखना मतलब क्या एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रखना मतलब क्या, ये चीज पहले समझ लो, उसके बाद आगे का टॉपिक आपको समझ में आएगा। आगे का टॉपिक क्या है कि SP जो है, SP इज ग्रेटर देन SV होता है। क्यों? ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इसको ज्यादा हीट लगती है, इसको ज्यादा हीट नहीं लगती, एज कंपेयर टू, ये दोनों को कंपेयर किया तो इस SP को ज्यादा हीट लगती है, SV को ज्यादा हीट नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या, तो देखो मैं बताती हूँ आपको। तो एग्जैक्ट मीनिंग समझ लेते हैं SP का। मान लो एक हमने सिलेंडर में गैस लिया है और इसको हमने एक पिस्टन लगाया है। ठीक है, पिस्टन पता है सबको क्या होता है? पिस्टन से हम लोग प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। प्रेशर अगर मुझे इंक्रीज करना हो तो मैं पिस्टन को नीचे लेके आऊंगी, नीचे अगर मैंने पुश किया तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर हमने उसको ऊपर पुश किया, ऊपर पुल किया तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हम लोग इस पिस्टन से करते हैं। उसके बाद ये जो है, ये अंदर क्या है, इसका वॉल्यूम है। तो देखो अगर हम पिस्टन नीचे लेके आते हैं, पिस्टन यहाँ तक लेके आए तो इसका वॉल्यूम यहाँ से इतना हो गया, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर हम पिस्टन को पुल करते हैं तो ये यहाँ तक जाता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं। तो मान लो मुझे पहले कांस्टेंट प्रेशर रखना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे उसका मीनिंग है। अगर मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हम पिस्टन को फिक्स करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग कंटिन्यूअसली हीट अप्लाई करें। बहुत अच्छे से ध्यान दो, हम कंटिन्यूअसली हीट अप्लाई कर रहे हैं। हीट अप्लाई करने के बाद ये जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, अभी उनका स्पीड बढ़ेगा तो वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होंगे और वो इस पिस्टन के ऊपर भी फोर्स लगाएंगे कुछ इस प्रकार, राइट ना। तो अंदर से वो पिस्टन को पुश करेंगे। मान लो ये पिस्टन हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो अंदर से प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब अगर पिस्टन हम फिक्स करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर पिस्टन हम फिक्स करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। बट इन केस अगर हमने पिस्टन लूज किया तो प्रेशर ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। कब? अगर पिस्टन फिक्स्ड किया
तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन अगर पिस्टन लूज किया तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। आया समझ में? ये बात समझ लो। प्रेशर, बच्चे क्या समझते हैं कि प्रेशर फिक्स रखना है ना, पिस्टन फिक्स कर दो। नेवर। प्रेशर फिक्स रखना है तो पिस्टन को लूज करो, क्योंकि अंदर से कोलिजन बढ़ेगा तो उसकी वजह से प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और ये अगर लूज रहा तो। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने पिस्टन लूज किया है, इसका मतलब क्या होगा? पिस्टन लूज करने की वजह से पिस्टन ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर चला जाएगा? क्योंकि यहाँ से अंदर से उसको फोर्स लग रहा है, तो पिस्टन ऊपर गया। मान लो पिस्टन यहाँ तक आ गया, तो इतना वॉल्यूम बढ़ गया। देखो किसमें? एसपी में। तो एसपी में वॉल्यूम बढ़ गया, राइट। इसका मतलब जो हीट हमने अप्लाई की थी, जो ये अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे अप्लाई हुई, वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने के लिए नहीं हुई, वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने के लिए नहीं हुई, प्लस उसका वॉल्यूम चेंज करने के लिए भी हुई। इसका मतलब एसपी में, इन एसपी जो अमाउंट ऑफ हीट यूज होती है वो दो चीजों के लिए, पहला टू चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा टू चेंज इन वॉल्यूम। किसमें? एसपी में। अब बात करते हैं एसवी की। एसवी में क्या होगा? देखो एसवी में हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। एसपी में हम कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं एंड एसपी में हम वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए हम पिस्टन को फिक्स करेंगे, राइट ना, क्योंकि हमें वॉल्यूम इतना ही रखना है, चेंज नहीं करना। तो हमने पिस्टन को फिक्स कर दिया। पिस्टन को फिक्स करेंगे तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट जितनी भी अप्लाई करेंगे, बस टेम्परेचर चेंज होगा। मतलब एसवी में जो अमाउंट ऑफ हीट हमने अप्लाई की वो भी क्या करेगी? चेंज इन टेम्परेचर करेगी। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। इसीलिए देखो, इसको बस टेम्परेचर पे फोकस करना है, लेकिन इसको टेम्परेचर पे भी फोकस करना है एंड वॉल्यूम पे भी फोकस करना है। दो चीजों के लिए फोकस करना है, तो ये ज्यादा हीट लेगा, राइट। कौन? एसपी। बट एसवी क्या? बस टेम्परेचर पे ही फोकस करेगा, तो इसको कम हीट लगेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एसपी होता है दैट इज ग्रेटर देन एसवी होता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका आंसर कैसे लिखोगे? देखो आपके नोट्स में उन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया है, बट मैं वापस उसको एक्सप्लेन करती हूँ पॉइंट वाइज कैसे लिखोगे। When the gas is heated at constant volume, there is no work done against external pressure. Work done नहीं मतलब force नहीं, ऐसा उसका मीनिंग है। There is no work done against external pressure. यहाँ से external pressure के लिए work done करना नहीं है गैस को। Hence, all the supplied heat is used to raising the temperature of the gas. जितनी भी heat apply करेंगे constant volume में, सब raising the temperature में जाएगी। But when the gas is heated at constant pressure, volume of the gas changes. वॉल्यूम ऑफ द गैस भी चेंज होगा, क्योंकि पिस्टन लूज है, तो पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। ड्यू टू दिस, पार्ट ऑफ द सप्लाइड हीट इज यूज्ड बाय द गैस टू एक्सपांड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर एंड रिमेनिंग पार्ट हीट अप्लाइड इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर। कुछ पार्ट वॉल्यूम के लिए चेंज करने के लिए यूज होगा और कुछ पार्ट टेम्परेचर रेज करने के लिए यूज होगा। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस, for the same rise in temperature, the heat to be supplied at constant pressure is greater than that of the heating at constant volume. इसीलिए specific heat of gas at constant pressure is greater than specific heat of gas at constant volume होता है। Okay, SP is greater than SV होता है। ऐसे उसका आंसर लिखोगे। आया समझ में सबको? उसके बाद देखो बच्चों, आपके बुक में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स है वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अभी इससे रिलेटेड बातें जो है वो मैंने आपको बता दी कि सीपी क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, वो हमने स्टडी किया। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब जो स्पेसिफिक हीट है उसके दो टाइप्स है, एक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के और दो पार्ट्स हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है? देखो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम देखते हैं। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब। वही स्पेसिफिक हीट की ही डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन हमें 4 बार लिखनी है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ऑफ राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के बाद क्या होगा। हीट एब्जॉर्ब और रिलीज होती है कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए? 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, लेकिन उस वक्त वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है।
देखो ये इसको कहा जाता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। सिमिलरली प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सेम रहेगी, सेम डेफिनेशन आपको लिखनी है, बस आप कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखोगे, कांस्टेंट प्रेशर लिखोगे, बस इतना ही डिफरेंस है। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट को डिनोट किया जाता है एसवी से एंड इसको डिनोट किया जाता है एसपी से। वही मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। इसको कहा जाता है क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब रिलीज राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इसके पहले हमने प्रिंसिपल में क्या बोल रहे थे हम लोग, हीट एब्जॉर्ब राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस, यूनिट मास बोल रहे थे ना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 मोल ऑफ द गैस, क्योंकि ये मोलर है। यूनिट मास इसमें 1 kg आ सकता है, लेकिन इसमें क्या आएगा, 1 मोल आएगा। ये 1 मोल के लिए है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। प्रिंसिपल में आप यूनिट मास लिखोगे, यहाँ 1 मोल मास लिखोगे ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री केल्विन व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। और इसमें क्या लिखोगे, व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सेम डेफिनेशन से चारों भी, बस वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट करो और इसके लिए प्रेशर कांस्टेंट करो। प्रिंसिपल में यूनिट मास करो, मोलर में 1 मोल करो, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है। देन उन दोनों में रिलेशन क्या आता है, देखो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, उसका रिलेशन भी आपको पूछा जाता है। इसको सीपी एंड सीवी से डिनोट किया जाता है मोलर को, एंड प्रिंसिपल को एसपी एंड एसवी से। तो इसका दोनों का रिलेशन क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, जो म्यू से डिनोट किया जाता है, इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। मतलब सीपी इज इक्वल टू आएगा म्यू इंटू एसपी एंड सीवी इज इक्वल टू आएगा म्यू इंटू एसवी। म्यू क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट। बस ये दोनों का रिलेशन है, बहुत सिंपल है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, देन आज का वीडियो खत्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कैलोरीमेट्री देखेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है, इसमें एक मिनट। If the temperature of 4 kg mass of a material of specific heat capacity 300 joule per kg degree Celsius rises from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius, find the heat received। हीट का फॉर्मूला यूज करना है। इसके पहले मैंने आपको हीट का फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका गिवन मास कितना दिया है, देखो 4 kg एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दी है एस 300 जूल kg डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर दिया है डेल्टा टी इज इक्वल टू पहले 30 एंड देन 20, 30 माइनस 20 कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर हम लोग दोनों का डिफरेंस देखते हैं। हमें निकालना है क्यू। क्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एम एस इंटू डेल्टा टी होता है, राइट। क्योंकि एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू दैट इज क्यू डिवाइड बाय मास इंटू डेल्टा टी होता है। तो ये क्यू चाहिए ना, तो इसको इधर शिफ्ट करो, ये मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू पुट करो 4 इंटू 300 इंटू 10, सिंपल न्यूमेरिकल है। कितना आएगा, 4 3 जा 12, दैट मीन्स 12000 जूल, ये आपको क्यू मिलेगा। सिंपल न्यूमेरिकल था, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, what is the specific heat of a metal if 50 calorie of heat is needed to raise 6 kg of the metal from 20 डिग्री सेल्सियस टू 62 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे S हमें निकालना है, स्पेसिफिक हीट निकालनी है। आपको Q दिया है, डेल्टा T दिया है, मास दिया है। गिवन Q कितना दिया है, 50 कैलोरी। मास कितना दिया है, 6 kg। डेल्टा टी निकालो, 62 माइनस 20 इज इक्वल टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो अभी देखो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एम एस इंटू डेल्टा टी। हमें S निकालना है, तो S इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। Q क्या है, 50 डिवाइड बाय 6 इंटू 42। तीनों का कैलकुलेशन करो, कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.198 कैलोरी पर। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन डिवाइड करो, कितना आएगा, कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। लॉग टेबल का यूज करना होगा आपको, यहाँ पे लॉग टेबल का यूज करके करो, फिर बराबर आएगा, ठीक है। चाहे तो इसको शॉर्ट कर लो,
225 ज़ा कर लो, देन 2 3 ज़ा 6 आएगा। और क्या कर सकते हैं, तो ये कितना होगा 25 डिवाइड बाय 126। इसको लॉग टेबल यूज़ करना होगा आपको, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, देखो आता है कि नहीं। तो बच्चों ये थे न्यूमेरिकल। तो ये अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।